वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम कुंडलीदार स्प्रिंग पढ़ा था, उसी का हम एक डेरिवेशन करेंगे। कुंडलीदार स्प्रिंग के लिए आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, कुंडलीदार स्प्रिंग के लिए आप मरोड़ बताइए, मतलब टॉर्सन बताइए उसमें कि उसमें कितना टॉर्सन होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और विस्थापन डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पूछ सकता है, डिफ्लेक्शन के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। तथा प्रतिबल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस और टॉर्सन और डिफ्लेक्शन के मान निकालेंगे किसी भी कुंडलीदार स्प्रिंग के लिए। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एक डेरिवेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया, ये क्या है, कुंडलीदार स्प्रिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमने कुंडलीदार स्प्रिंग लिया है, इसका जो हमने डायमीटर मान लिया, तार का डायमीटर होगा, तार का डायमीटर मान लिया स्मॉल डी। ठीक है, अब जो हमारा कुंडली होगा, कुंडली का भी कुछ व्यास होगा, हमने इसकी रेडियस मान ली कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर रेडियस होगी तो व्यास कितना हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पिच क्या होता है, किन्हीं भी दो कुंडलियों के बीच की जो लंबत दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो स्प्रिंग में दो कुंडली हो गई, दो कुंडलियों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम कहते हैं पिच, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो स्प्रिंग होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हर एक स्प्रिंग के एक कण के कुछ ना कुछ मान होगा, मतलब कुछ ना कुछ भार होगा। हर एक स्प्रिंग जो होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनाते हैं। स्प्रिंग के हर एक कण का कुछ ना कुछ भार होगा। समझ रहे हैं आप। अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, अगर मान लो मैंने कोई पेन, ये पेन मैंने क्या करा, मेज के ऊपर रख दिया या फिर इस रजिस्टर के ऊपर रखा, तो आप देख रहे हैं जो पेन है वो क्या है, ब्राउन अवस्था में। इस समय ब्राउन अवस्था में कब होता है कोई पेन, क्यों हमें पता है, जब भी कोई पेन किसी भी सतह पर रखा है तो उस पर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उस गुरुत्वाकर्षण बल की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। अगर मान लो इसे बैलेंस करना है, मतलब इसे ब्राउन अवस्था में रखना है, तो नीचे से उतनी ही एक प्रतिक्रिया लगेगी। किसके द्वारा, जो नीचे वस्तु है, मतलब जिस पर रखा है, ये जिस सतह पर रखा है उसके द्वारा एक उतनी प्रतिक्रिया लगेगी, तभी तो यह ब्राउन अवस्था में रहेगा। समझ रहे आप। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से लगने वाला बल जो होगा और नीचे से लगने वाली प्रतिक्रिया, दोनों के मान क्या है, इस समय समान है, तभी तो पेन ब्राउन अवस्था में। अगर पेन का जो बल है वो नीचे की तरफ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक हो जाए, मतलब क्या कह सकते हैं, इसका टोटल जो बल आएगा वो नीचे तरफ हो जाए, ज्यादा हो जाए, ऊपर की तरफ जो प्रतिक्रिया लग रही है तो पेन की हो जाए नीचे भाग जाए। समझ रहे आप। तो ब्राउन अवस्था में तभी होता है जो नीचे से प्रतिक्रिया लग रही है और जो ऊपर से बल लग रहा है, दोनों के मान क्यों बराबर हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग का एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले लिया स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमने छोटा सा पार्ट लिया है, उस स्प्रिंग का कुछ ना कुछ अपना भी भार होगा। उस छोटे से मॉलिक्यूल का मान लिया कुछ भार डब्ल्यू है। जब भार डब्ल्यू तो प्रतिक्रिया भी कितनी लगेगी, डब्ल्यू ही लगेगी, क्योंकि तभी तो ब्राउन अवस्था में होगा स्प्रिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर एक्सिस, सेंटर एक्सिस का पता करने के लिए इसका मूवमेंट लेना, तो क्या होगा, डब्ल्यू इंटू आर होगा, डब्ल्यू इंटू आर। समझ रहे, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर। तो डब्ल्यू फोर्स है यहाँ पर, तो डब्ल्यू इंटू आर क्या हो जाएगा, इसका मूवमेंट हो जाएगा, मूवमेंट। और जब भी हम किसी स्प्रिंग में जो मूवमेंट निकालेंगे वो क्या होगा, हमारा टॉर्क होगा, टॉर्क। क्योंकि किसी भी स्प्रिंग में टॉर्क क्या होता है, जब किसी भी शाफ्ट को आप क्या करेंगे, इस तरह से मरोड़े इस तरह से, तो जब किसी शाफ्ट को इस तरह से मरोड़ोगे तो वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। ठीक है, टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क होता है, स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग को आप किसी भी जब बल लगाओगे तो स्प्रिंग के जो तार होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या आता है, कुछ मरोड़ आ जाता है। तो जब भी स्प्रिंग में कोई बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, टॉर्क। तो टॉर्क का मान होगा डब्ल्यू इंटू बल इंटू जो रेडियस होती है, इनका दोनों का गुणनफल जो होता है उसी को हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, लगाया गया बल तथा बीच की लंबत दूरी, जिस पिंड पर लगाया उसके केंद्र के मध्य की दूरी को हम क्या कहेंगे, दोनों गुणनफल को कहेंगे टॉर्क। तो डब्ल्यू इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होगी वो होगी डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो डब्ल्यू इंटू आर ये हो गया क्लॉकवाइज डब्ल्यू आर। और जो हमारे नीचे बल लग रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये डब्ल्यू इंटू आर हो गया एंटी क्लॉकवाइज में। तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर आ जाओ, तो टी क्या है हमारा, टॉर्क का मरोड़, डी क्या है, डायमीटर ऑफ वायर, आर क्या है, रेडियस ऑफ कुंडली। तो टी की बात करें, टॉर्क क्या होगा, डब्ल्यू इंटू आर होगा, टी का माना गया। अगर हम बात करें एक कुंडली कैसे होगी, इसमें पूरी एक कुंडली की होगी, पूरी गोल होगी, उसकी अगर हम लंबाई निकालें, लंबाई की होगी, अगर हम इसकी बात करें रेडियस कितनी, आर। अगर इसकी रेडियस आर है तो जो फॉर्मूला होता है आपको परिधि का, तो इसकी टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, यही तो होगी, इसकी जो परिधि है वही तो लंबाई होगी। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुंडली के तार की जो लंबाई है वो हो जाएगी एल इक्वल टू 2 पाई आर होगी, क्योंकि आर रेडियस है, 2 पाई, और एक कुंडली की लंबाई होगी एल इक्वल टू 2 पाई आर। कई सारी कुंडली हो सकती है इसमें, अगर मान लो नंबर ऑफ कुंडलियाँ एन है, एन कुंडलियाँ, तो लंबाई हो जाएगी एल इक्वल टू 2 पाई आर एन।
ठीक है, एन कुंडलियों की लंबाई हो गई है। अगर हम बात करें कोई भी स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पर जब भी कोई भार लगाया, मान लो डब्ल्यू, तो जब भी कोई भार लगाएंगे तो जो भार लगाया, बल लगाया, उसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा, चेंजेस आएगा। तो वही चेंजेस क्या होता है, कार्य कहते हैं हम एक तरह से, क्योंकि जो बल लगाया उसके बल में क्या होगा, बल लगाने में कुछ डिफ्लेक्शन आया तो उसी में क्या हो जाएगा, कार्य हो गया। तो जो कार्य होगा, डब्ल्यू भार लगाने पर स्प्रिंग पर किया गया कार्य जो होता है, किया गया कार्य जो हमने कार्य करा है, मान लो किसी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने में उसमें लंबाई में वृद्धि कर दी, तो जो वृद्धि हुई वो डिफ्लेक्शन डेल्टा कहलाता है। तो किसी भी स्प्रिंग के लिए जो डब्ल्यू भार लगाने पर स्प्रिंग में किया गया कार्य होगा वो क्या होता है, वो विकृति ऊर्जा के बराबर होता है। मैंने बताया था आपको, विकृति ऊर्जा क्या होता है, जितना हम कार्य करेंगे उसमें वो ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। और विकृति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डिफ्लेक्शन। डब्ल्यू क्या होगा भाई, लगाया गया बल, और डिफ्लेक्शन होगा उसमें जो परिवर्तन आया डेल्टा, ठीक है। तो हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा होता है किसी भी स्प्रिंग पर। अगर मान लो किसी भी स्प्रिंग पर किया गया कार्य निकालोगे तो हमेशा हाफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा ही होगा। डब्ल्यू होगा लगाया गया बल और डेल्टा होगा डिफ्लेक्शन जो परिवर्तन आया, ठीक है। हाफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा समीकरण 2 कह दिए थे, इस समीकरण 1 कह दिए थे। ये आगे हमारा जो हमने कार्य करा, हमारे द्वारा स्प्रिंग पर किया गया कार्य। अगर हम बात करें यहाँ पर आगे, अब जो कार्य था वो विकृति ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो गया। अगर बात करें आगे तो यहाँ पे कह सकते हैं जब स्प्रिंग पर हम कोई बल लगाएंगे तो उसके तार में कुछ मरोड़ जनरेट हो जाएगा, टॉर्सन जनरेट हो जाएगा। तार क्या होगा, कुछ उसमें मरोड़ आ जाएगी तार में, आपने देखो कभी भी तार में मरोड़ आ जाती है, तो उस मरोड़ के कारण जो उसमें ऊर्जा उस समय जनरेट होगी, समझ रहे हैं आप। तो हम जो ऊर्जा हमने जो कार्य कर रहे थे उस कार्य के कारण जो उसमें डिफ्लेक्शन, हम कह सकते हैं मरोड़ जनरेट हो रही थी, तो वो मरोड़ क्या होगी, हाफ इंटू टी इंटू थीटा होता है। किसी भी स्प्रिंग में जो हमारा टॉर्क होगा, टॉर्क लगाने पर जो हमारा ऊर्जा जनरेट होती है वो होती है हाफ टी इंटू थीटा। टी होता है जो टॉर्क, उसमें जो मरोड़ आ रही है टॉर्क हो जाएगा। थीटा क्या होता है, उसमें किस एंगल पर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, समझ रहे हैं आप। मतलब कह सकते हैं जो तार है, तार में कितना मरोड़ आ रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। 30 डिग्री का मरोड़ आ रहा है या 60 डिग्री का मरोड़ आ रहा है, तो हम जो भी है थीटा का मान आपको दिया होगा क्वेश्चन में, हाफ इंटू थीटा होता है किस स्प्रिंग में एकत्रित हुई ऊर्जा। जो ऊर्जा एकत्र हो गई है इसमें किस कारण, मरोड़ के कारण जो मरोड़ हो रही है, हाफ इंटू टी इंटू थीटा, समीकरण 3। ये भी कार्य, इसी कारण तो इसमें इकट्ठी हो रही है ये जो ऊर्जा है, इसी कारण इसमें क्या हो रहा है, मरोड़ जनरेट हो रहा है। तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, हाफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा और बराबर हो गया हाफ टी इंटू थीटा। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा का मान आ जाएगा टी इंटू थीटा अपॉन डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ये आ गया आपका डेल्टा का मान, ये आपका आंसर नहीं है। आगे हम बात करते हैं, किसी स्प्रिंग पर अगर आप मरोड़ लगाते हैं तो हमेशा याद रखना आपको टॉर्सन समीकरण, मरोड़ समीकरण होती है एक। मरोड़ समीकरण क्या होता है, किसी भी पिंड पर जहां पर आप मरोड़ लगा रहे हैं तो वहां पर हमेशा एक समीकरण का आप यूज कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल होती है। टॉर्सन समीकरण कहते हैं जिससे, या मरोड़ समीकरण कहते हैं। तो जहां पर किसी पिंड पर आप मरोड़ लगा रहे हैं उसके लिए समीकरण याद रखना, मरोड़ समीकरण होती है टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इक्वल टू टाउ अपॉन आर। जो टी होता है यहाँ पर टॉर्क हो गया, जे क्या होता है यहाँ पर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्रुवीय जड़ता गुण होता है जे। जी क्या होता है हमारा, जी आपका एक कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट होता था उसी तरह का यहाँ पे क्या होगा, जो हम इसमें मरोड़ कर रहे हैं तो इसमें कितना मरोड़ आ सकता है उसके लिए कांस्टेंट होता है जी, ठीक है। दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं इसे, जी को कहते हैं दृढ़ता गुणांक। मॉडुलस ऑफ रिलेटिव, थीटा होता है टॉर्सन एंगल, कितना टॉर्सन हुआ उसका एंगल। एल क्या होगा, स्प्रिंग की लंबाई हो जाएगी। टाउ क्या होगा, जो प्रतिबल जनरेट हो रहा है प्रतिबल। आर क्या होगी, इसकी जो रेडियस है, रेडियस वो हमारी रेडियस की हो जाएगी स्मॉल आर हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल आर असल में क्या होगा, जो तार है तार के जो व्यास होगा उसका कह सकते हैं, हम कह सकते हैं तार की जो रेडियस होगी वो स्मॉल आर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने रिलेशन यूज कर लिया टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल का। तो जब ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि हम पता है ये दोनों रेशियो इन दोनों के अनुपात के बराबर है, ये दोनों इन दोनों अनुपात के बराबर है, तो हमने कोई सा अनुपात ले सकते हैं, ये वाला ले लिया हमने। ये वाला जब लेंगे तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो टी इंटू एल अपॉन जे इंटू जे, ये आ जाएगा। अब थीटा का मान ये आ गया, टी का मान ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, टी का मान निकाल चुके हैं, डब्ल्यू टी का मान क्या था, डब्ल्यू इंटू आर था। टी का मान क्या था, टी का मान था डब्ल्यू इंटू आर, और एल का मान कितना, 2 पाई आर। दोनों मान पुट कर दो, टी का मान डब्ल्यू इंटू आर और एल का मान 2 पाई आर एन हो जाएगा, एन तारों की लंबाई, एन कुंडलियों की लंबाई, ठीक है। जी ऐसे आ जाएगा, कांस्टेंट है। जे जो होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी स्प्रिंग के लिए या फिर किसी भी सर्कुलर
शाफ्ट के लिए हमारा जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ध्रुवीय जड़ता गुण, वो होता है π/32 d⁴। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, 5/32 d⁴। तो इसका मान पुट कर देंगे जे के स्थान पर। तो जब सॉल्व करोगे तो थीटा का मान आ गया 64 WR² N/GD4। ये आ गया थीटा का मान। एक मान निकालिए आपने, कौन सा मान निकाल लिया? मरोड़ होता है, थीटा कहते हैं इसे, ठीक है। मरोड़ निकालिए, मरोड़ एंगल। अब आप निकालते हैं डिफ्लेक्शन निकालोगे तो थीटा का मान अगर यहाँ पे पुट कर दें हम, थीटा का मान हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, तो जैसे पूरा मान जब यहाँ पे रख देंगे थीटा का, टी के स्थान पे WR लिख देंगे, वो WR था टी के स्थान पे, W ऐसे आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो डेल्टा का मान आ गया, डिफ्लेक्शन का मान आ गया, ठीक है। दो फॉर्मूले आ गए। तीसरा फॉर्मूला आपको प्रतिबल याद करना है, तो प्रतिबल के लिए हमने ले लिया यहाँ पर जो रिलेशन होता है, इसमें प्रतिबल भी होता है, तो प्रतिबल के साथ रिलेशन ले लिया आपने, T/J = τ/r भी ले सकते हैं। तो T/J को बराबर ले लिए τ/r के। जब ये बराबर ले लोगे आप तो ये बन जाएगा। और यहाँ से हमें अगर हम बात करें प्रतिबल निकालना है तो τ = T/r/J हो जाएगा। और यहाँ से टाउ का मान क्या हो जाएगा? टाउ का मान हो जाएगा हमारा, टी का मान यहाँ पुट कर दो, बाई सब के मान पुट कर दो, टाउ का मान हो जाएगा, टी का मान होता है W/R। आर क्या रेडियस से लिखते हैं, D/2 लिख सकते हैं, D/2। जे का मान π/32 d⁴, जैसे उसमें लिखा था, ठीक है। सॉल्व करोगे 16 WR/πdq आ जाएगा। तीनों मान आ गए, तीनों आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। आपसे पूछ सकता है, इसमें से कोई सा फॉर्मूला ड्राइव करा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है।